चलिए आज हम लोग आपकी बुक का बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है प्रबंध के कार्य। ठीक है, सामान्यतः प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्रबंध के प्रमुख या प्राथमिक कार्य और प्रबंध के सहायक या गौण कार्य। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि जितने भी प्रबंध के कार्य हैं ये आगे जाके आपके चैप्टर बनेंगे। जैसा पहला कार्य आपको दिख रहा होगा नियोजन, तो ये आपकी 4th यूनिट है। संगठन ये आपकी 5th यूनिट है। नियुक्तिकरण ये आपकी 6th यूनिट है। ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप पे थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान देने की ज़रूरत है। नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग होता है। देखिए भैया, इससे पहले कि मैं आपको नियोजन के बारे में बताऊं, मुझे केवल एक बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि कोई भी काम करने के पहले उसकी प्लानिंग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। चाहे आपके घर कोई शादी का कार्यक्रम हो, चाहे आप अपने घर का निर्माण कर रहे हो, पहले प्लानिंग तो की जाती है ना। तो बस प्रबंध का पहला कार्य यही तो है। देखिए, नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के पहले उसके बारे में पूरी योजना बनाना। बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम नहीं होता ना। चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई भंडारे का प्रोग्राम हो, चाहे किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो या किसी के मकान बनाने की प्लानिंग, उसके बारे में पूरी योजना तो बनाई जाती है कि नहीं जाती है। नियोजन उपक्रम की क्रियाओं के बारे में निर्णय करने की एकमात्र विधि है। मतलब आपके व्यापार में, आपके उपक्रम में जो भी कार्य होने वाले हैं उसके बारे में तैयारी पहले से कर लेना नियोजन होता है, जो कि बुद्धि पर आधारित है। इसका मतलब साफ है कि नियोजन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बुद्धिमान, दक्ष और जिससे वाकई में उस चीज़ का ज्ञान है वही नियोजन कर सकता है। किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियाँ हो सकती हैं। कोई भी काम करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। उपलब्ध साधन तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें से एक सबसे अच्छी विधि को चुनना ही नियोजन का उद्देश्य है। भाई कोई भी काम कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही तो नियोजन है। किसी भी कार्य को करने के पहले यह तय करना आवश्यक है कि कार्य क्या है, यानी आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा व्यक्ति उसे करेगा। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए प्रबंधक को उस कार्य के कार्यक्रम बनाना पड़ता है, जिसे नियोजन कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है नियोजन के बारे में? नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की एक विधि है। यानी आप नियोजन से भविष्य के अंदर जाके देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी पूर्ति की जा सके और सभी कार्यों का समायोजन किया जा सके। ये नियोजन है। सीधी भाषा में किसी भी उपक्रम के कार्यों की प्लानिंग करना, तैयारी करना नियोजन कहलाता है। उसके बाद संगठन आता है। नियोजन द्वारा उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद, यानी नियोजन से आपने प्लानिंग तैयार कर ली कि आपको ये करना है। अब वो कौन करेगा? आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको कुछ लोगों को जमा करना पड़ेगा। तो लोगों को जमा करना ही तो संगठन। उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या आने लगती है। यानी आपने नियोजन के द्वारा योजना तो बना ली ना, लेकिन अब योजना के अनुसार कार्य कौन करेगा? आप अकेले तो कर नहीं सकते। नियोजन द्वारा उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या आती है। मतलब आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, अब उन्हें क्रियान्वित कौन करेगा? अकेले? नो। जिसे प्रबंध संगठन के द्वारा संपन्न करता है। आपको लोगों को जमा करना पड़ेगा और लोगों को जमा करके तैयार किया गया मोर्चा संगठन कहलाता है। संगठन का आशय निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला तंत्र है, यानी एक ऐसा तंत्र जो आपके लक्ष्यों की पूर्ति करे। संगठन के माध्यम से प्रबंधक सभी योजनाएं व्यवहार में लाता है। मतलब प्रबंधक ने जो योजनाएं बनाई है वो संगठन के द्वारा ही व्यवहार में आती है। उत्पादन का नियमन और नियंत्रण करता है। मतलब इससे उत्पादन में नियम बनाए जाते हैं और नियंत्रण होता है। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे विभिन्न व्यक्तियों के कार्य, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व का विभाजन संगठन के द्वारा होता है। क्योंकि कई सारे व्यक्ति आते हैं, उन्हें कार्य बांटना, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करना संगठन में आता है और उनके बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। मतलब लोगों को जमा करना उनके संगठन में आता है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति। अब संगठन तो हो गया, अब किसे कौन सा काम दिया जाए, वो नियुक्ति होती है। संगठन का निर्धारण होने के बाद, यानी लोगों को जमा कर लेने के बाद संगठन के लिए कार्यकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब
कौन सा कार्य किस व्यक्ति को सौंपा जाए ये निश्चित करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को उठाकर कोई भी कार्य थोड़ी दे सकते। जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसे कंप्यूटर पे भेजा जाएगा, जो मशीन चलाना जानता है उसे मशीन का कार्य दिया जाएगा। ठीक है, जो गाड़ी चलाना जानता है, मोटर ट्रक चलाना जानता है, उसे मोटर ट्रक का काम दिया जाएगा। देखिए मोटर ट्रक की आवाज़ आपको आ गई। मतलब ये नियुक्ति करे, उन्हें प्रबंधक नियुक्त करता है। यह प्रबंधक का प्रशासनिक कार्य है। इसके अंतर्गत चयन की आधुनिक विधियों की मदद से प्रबंधक को अपने लिए उचित कार्यकर्ताओं का चयन करना पड़ता है। मतलब प्रबंध अपने हिसाब से कार्यकर्ता चयनित करता है कि उसके लिए कौन से व्यक्ति ठीक रहेंगे, और उन्हें प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। कर्मचारियों के चुनाव के लिए कार्य विश्लेषण करना पड़ता है कि किस कर्मचारी का कौन से काम के लिए चुनाव किया जाए, जिससे कर्मचारी की समक्ष अपेक्षित योग्यताओं का पता चल सके। मतलब योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का चयन करना नियुक्तिकरण कहलाता है। फिर निर्देशन आता है। निर्देशन मीन्स डायरेक्शन। मतलब कर्मचारियों को चुनने के बाद उन्हें निर्देश देना कि कार्य किस तरीके से करना है। प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन। प्रत्येक पदाधिकारी को उसे दिए गए कार्य के संबंध में पूर्ण और आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने किसी को किसी काम के लिए चुन लिया तो उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब तक पूरा करना है, इसकी जानकारी देना जरूरी है। सभी कर्मचारियों को समय पर निर्णय सूचित होते हैं। सभी कर्मचारियों को समय समय पर कार्य के प्रति जागरूक निर्णय देना निर्देशन कहलाता है। उत्पादन क्रिया में अनियमितता आ जाएगी। मतलब अगर आपने अपने कर्मचारियों को समय समय पर कार्य के बारे में निर्देश नहीं दिए तो आपका उत्पादन तो रुक जाएगा। अतः और इससे समय और धन भी बर्बाद होगा। निर्देशन देते समय ध्यान रखें कि वह स्पष्ट, उचित और उल्लिखित होना चाहिए। मतलब आप अपने कर्मचारियों को कार्य के निर्देश दें तो वो निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, उचित होने चाहिए, ताकि उसे आसानी से समझ सके, और अच्छा होगा अगर वो लिखित रूप में हो। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, अब डायरेक्टली आ जाइए पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करना। पर्यवेक्षण प्रबंध में निर्देशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब कर्मचारी के कार्य पर नियंत्रण के साथ साथ उसकी समस्याओं को भी हल किया जाता है। मतलब पर्यवेक्षण का मतलब होता है कर्मचारी जो कार्य में लगे हुए हैं उनके कार्यों की देखरेख करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना, ये भी प्रबंध का कार्य है। संदेशवाहन कम्युनिकेशन, उपक्रम के कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना जरूरी है। भाई कर्मचारी कहीं और काम कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग कहीं और बैठा है, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ की सूचना वहाँ पहुँचनी चाहिए, इनकी समस्याएं वहाँ पहुँचनी चाहिए। कर्मचारियों को संदेशवाहन या संप्रेषण के माध्यम से, ठीक है, बताया जाता है कि उन्हें कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। संदेशवाहन मतलब अधिकारियों को कर्मचारियों से जोड़ना और कर्मचारियों को अधिकारियों से जोड़ना, अधिकारियों के कार्य के रूपरेखा तैयार कर कर्मचारियों तक पहुंचाना और कर्मचारियों की समस्या अधिकारियों तक पहुंचाना संदेशवाहन या संप्रेषण कहलाता है। नेतृत्व, नेतृत्व मतलब लीडरशिप। नेतृत्व भी निर्देशन का महत्वपूर्ण तत्व है। नेतृत्व के माध्यम से ही कोई भी प्रबंधक अपने अधीनस्थों को यानी अपने हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों को उनके द्वारा कार्यों को संपन्न करने हेतु मार्गदर्शन करता है। मतलब एक नेतृत्व बनकर आप अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अच्छे नेतृत्व के माध्यम से प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास उत्पन्न करता है। मतलब एक अच्छा नेता ही अपने अधीनस्थों के प्रति विश्वास पात्र होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मोटिवेशन मतलब कर्मचारियों के मन में कार्य के प्रति प्रेरणा जागृत करवाना ताकि वो उबे ना, बोर ना हो, बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, अभिप्रेरणा से आशय कर्मचारी को प्रोत्साहित करना, उनकी कार्य क्षमता का विकास करना, उनके मन में कार्य करने की इच्छा करना, इच्छा जागृत करना। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय साधन से होता है क्योंकि अभिप्रेरणा जागृत मानव तो करता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों को गतिशील बनाया जाता है, जागरूक बनाया जाता है, ऊर्जावान बनाया जाता है। आप देखते होंगे ना, जब किसी पार्टी की रैली होती है तो उस पार्टी का नेता अपने जो अनुयायी है, जिसे आप कार्यकर्ता कहते हैं, उनके अंदर एक भावना जागृत करता है, अभिप्रेरित करता है कि नहीं करता है, उठो जागो कार्य करो। उसी प्रकार प्रबंध में भी प्रबंधक अपने कर्मचारियों के मन में कार्य के प्रति प्रेरणा जागृत करता है, गतिशील बनाता है, जागरूक बनाता है, उन्हें ऊर्जावान बनाने का प्रयास करता है। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मौद्रिक यानी पैसा देकर, अमौद्रिक यानी सुविधा देकर प्रेरणाएं दी जाती है। ठीक है,
मतलब कर्मचारी को जागृत करने के लिए पैसे का लालच भी दिया जाता है और सुविधाओं का लालच भी दिया जाता है। तो पैसों का जो लालच होता है, लालच शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पैसे से संबंधित है। मौद्रिक मतलब पैसों से संबंधित योजनाएं कैसी होती है? वेतन बढ़ा देना, बोनस देना, गिफ्ट दे देना, निःशुल्क सुविधाएं दे देना, छुट्टी दे देना। इससे कर्मचारी खुश हो जाते हैं और मन ला के काम करते हैं। और अमौद्रिक अभिप्रेरणा मतलब गैर वित्तीय अभिप्रेरणा, जिसका पैसों से कोई संबंध नहीं होता। सेवा की सुरक्षा दे देना उन्हें, पदोन्नति मतलब प्रमोशन दे देना, उनकी प्रशंसा कर देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनसे सलाह लेना। इससे कर्मचारी मोटिवेट होते हैं और अपना कार्य खुलकर, गतिशील होकर, ऊर्जावान होकर, अभिप्रेरित होकर करते हैं। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। प्रबंधक का अगला महत्वपूर्ण कार्य है नियंत्रण करना। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। नियंत्रण में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो नियोजन के अनुसार कार्य करवाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब आपने जो प्लानिंग की थी उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इस पे ध्यान देना नियंत्रण कहलाता है। केवल योजनाओं का निर्माण कर लेना उचित थोड़ी है। आपने योजना बना के छोड़ दी जरूरी थोड़ी है। आपको अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। इनका उचित प्रकार से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। जो योजनाएं आपने बनाई उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। संक्षेप में नियोजन को साकार करने के लिए मतलब आपने जो प्लानिंग की है वो अच्छे से पटरी पे आए, इसके लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है। नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित क्रिया आती। कार्य मापन करना मतलब जो कार्य हुआ उसकी माप करना। उचित मापदंड से मानक स्थापित करना कि जो हमने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नियोजित कार्य और वास्तविक निष्पादन की तुलना करना, यानी आपने जो सोचा था उसके हिसाब से जो कार्य हुआ है इन दोनों की तुलना करना। तुलना में कोई विचलन पाया जाता है, विचलन मतलब कोई कमी पाई जाती है तो कमी का कारण ढूंढना और उसके लिए कौन उत्तरदायी है, किसकी वजह से हुआ उसका पता लगाना और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना। ये होता है नियंत्रण। ठीक है। फिर होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय से आशय किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य, संस्था में कई प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं, ठीक है, उनके मध्य इस प्रकार कार्यों का बंटवारा करना कि आपस में संतुलन बना रहे, सहयोग बना रहे, कोई नाराज ना हो, किसी में द्वेष ना आए। इससे कार्य के प्रति सबको साथ में लेकर पूरा किया जा सकता है। समन्वय के अभाव में, यानी अगर आपने प्रबंधक ने समन्वय नहीं किया तो लोग अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं। इससे उत्पादन कम होता है और खर्चे भी बढ़ते हैं। अतः उपक्रम की कुशल संचालन व्यवस्था के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। प्रबंधक का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी आधारशिला समन्वय ना हो, यानी जो भी कार्य आप प्रबंध में करेंगे समन्वय करना आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बिना श्रेष्ठतम नियोजन नहीं हो सकता, नियंत्रण भी व्यर्थ है। यानी आपने अच्छा नियोजन किया, नियंत्रण भी अच्छा किया, लेकिन आप अपनी फैक्ट्री में, आपको उपक्रम में अधिकारी और कर्मचारी में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए तो आपका नियोजन भी व्यर्थ है और नियंत्रण भी व्यर्थ है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रबंधक के सहायक कार्य। अब ये भी है, पढ़ लेते हैं। निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हमारे घर में जो प्रबंधक है, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो निर्णय लेते हैं ना, बस वही है। उपक्रम के उचित संचालन के लिए प्रबंधक का एक कार्य निर्णय लेना भी होता है। मतलब असली प्रबंधक उसी को कहा जाएगा जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। सही समय पर सही निर्णय लेने वाला ही एक श्रेष्ठ प्रबंधक होता है। एक प्रबंधकी संबंधी जो भी कार्य करता है वो सब निर्णय पर ही आधारित होते हैं। निर्णय मतलब डिसीजन लेना, व्यवसाय का चयन करना कि व्यवसाय कैसा होना चाहिए, व्यवसाय का स्थान चयन करना, वित्तीय सुविधाएं जुटाना यानी पैसों की व्यवस्था करना, निर्मित माल का बाजार देखना है, जो माल आपने बनाया उसके लिए कौन सा बाजार अच्छा होगा, मूल्य का निर्धारण करना आदि समस्याओं में निर्णय एक अत्यावश्यक योगदान प्रदान करता है। मतलब डिसीजन सही समय पर सभी मामलों में लेते आना चाहिए। अतः एक कुशल एवं दूरदर्शी प्रबंधक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ही लेने चाहिए। उसे किसी बात पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों और विकल्पों का विचार कर लेना चाहिए। मतलब निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि निर्णय असफल रहने पर न्यूनतम रह जाए और उचित सफलता पाई जा सके। मतलब निर्णय ऐसे होने चाहिए कि अगर वो असफल भी हो तो नुकसान कम से कम हो और बाद में उस पर सफलता पाई जा सके। फिर शोध कार्य या अनुसंधान, रिसर्च, खोजबीन।
प्रबंधक के लिए शोध कार्यों का सतत जारी रखना अनिवार्य है। मतलब एक प्रबंधक को अपने व्यापार में निरंतर खोजबीन करते रहनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कार्य, नई नई मशीनरी के बारे में खोजबीन करते रहनी चाहिए। सामयिक शोध कार्यों के आधार पर ही उपक्रम गतिमान रहेगा, यानी लगातार शोध करते रहने से ही आपको सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः व्यवसाय की प्रगति के लिए शोध या अनुसंधान कार्य आवश्यक है। ठीक है, नवाचार है नव प्रवर्तन, इसका मतलब पढ़ लेते हैं हम। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब प्रबंध कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता जाता है, एक काम खत्म दूसरा शुरू हो जाता है, जिसमें प्रबंध को व्यवसाय की नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रबंधक के सामने निरंतर नई नई समस्याएं आती हैं, अतः प्रबंधक को चाहिए कि नवीनता का चिंतन करे, नई नई चीज़ों के बारे में सोचे, नए विचार उत्पन्न करे, पुरानी चीज़ को आधार बनाकर कार्य ना करे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जैसी कई दिनों तक बनी नहीं रहती, उसमें नवीनता लानी पड़ती है, नई पद्धतियाँ लाए, नए विचार लाए, आवश्यक होने पर संगठन का नया ढांचा लाने का प्रयत्न करें, मतलब कुछ नयापन अपनाएं। नवाचार का आशय केवल संगठन या व्यवस्था में परिवर्तन करना नहीं होता, अपितु कर्मचारियों में परिवर्तन करने को भी स्वीकार करने को भी तैयार करना होता है। मतलब कर्मचारियों के मन में भी नई चीज़ के लिए परिवर्तन करना नव प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, नए परिवर्तन के फलस्वरूप पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करना आदि कार्य भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नया बाजार, नए परिवर्तन के अंदर आप क्या कर सकते हो, नए परिवर्तन के फलस्वरूप पैदा होने वाली समस्याओं का सामना भी कर सकते हो, और एक सफल प्रबंधक को बाजार में सफल होने के लिए, प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए नई नई पद्धति की व्यवस्था अपनाई जा सके, ताकि वो समय के साथ चल सके, मतलब कंपटीशन का सामना कर सके। उसके बाद प्रतिनिधित्व आता है, रिप्रेजेंटेशन। प्रबंध उपक्रम और प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करता है। मतलब एक प्रबंधक जो होता है ना, वो केवल फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं होता, उसे अपने व्यापार संचालन के अलावा अपने व्यापार उपक्रम अधिकारी और सारे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी करना पड़ता है। मतलब आगे होकर इनकी तरफ से एक नेतृत्व करना पड़ता है। ठीक है, वाणिज्य शास्त्री अर्नेस्ट बेल ने प्रतिनिधित्व को व्यापार का सहायक कार्य माना। ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व भी करना पड़ेगा, ये कहा गया।